Hello dear student, very good evening. So we have already completed the first unit of metrology and measurement, which is our introductory part. So we have successfully completed the first unit, and right now we will move to our second unit, which is called principle and classification of measuring instruments. That means the next unit which we are going to learn about it will convey and it will develop a thought. It will tell about you. It will tell you all that in at which principle our measuring instrument will work. Basically, this unit will give you a brief idea about the principle behind all measuring instruments, on the basis of which principle these instruments, either it is your mechanical instrument or optical instrument or electrical instrument, electronic instrument, at which principle these instruments are working currently. So now let's move on the topic, and we have already discussed in previous lecture uh, about precision, scope of metrology, field of in the field of engineering, standard, type of standard, and line and wave wavelength measurement, uh, line and wavelength standard, and primary, secondary, and tertiary standards, as well as limit fit tolerance and interchangeability, precision and accuracy, source of error as also. सो इतनी चीज जो है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर ली थी, तो थोड़ा सा इस्तेमाल यहाँ पे होगा। पहले शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट से ही, कि अगर हमने क्या नाम है एक्यूरेसी और प्रिसीजन, उसके अलावा हमने रिपीटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ी है, उसको अगर इस्तेमाल करते हैं हम जब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, तो थोड़ा सा ब्रीफ एक बार फिर से जो है हम थोड़ा सा थ्रो बैक करेंगे और ये चीज़ देखेंगे कि प्रिसीजन एक्यूरेसी में क्या अंतर होता है, उसके अलावा सेंसिटिविटी एंड रिपीटेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रिसीजन की, ठीक है, या सूक्ष्मता की, तो सूक्ष्मता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, आप उस ऑब्जेक्ट को ऑपरेट कर रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, कोई एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप ऑपरेट कर रहे हो। तो आप क्या करते हो कि कोई आपने एक किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करी, उस इंस्ट्रूमेंट से आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको मेजर करा और आपने देखा, मान लीजिए वो कुछ भी जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या नाम है रीडिंग आई, ठीक है। अब वो रीडिंग आपने नोट डाउन कर लिया, उसके बाद आप फिर से दोबारा से जो है एक कोई दूसरी मेजरमेंट करते हो सेम ही ऑब्जेक्ट की, ठीक है, सेम कंडीशन में, ठीक है। मतलब सारी प्रोसेस जो है वो आप कंप्लीटली प्रीवियस वाली ही रखते हो, आपने दोबारा से मेजरमेंट करी, ठीक है। अब आप देखो, कंपेयर करो, ऐसे आपने ढेरों मेजरमेंट करी। अब आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो कि जितने भी हमने मेजरमेंट करे हैं, ठीक है, वो कितने समान हैं, ठीक है। अगर उनमें बहुत माइन्यूट सा या ऑलमोस्ट आप कह लीजिए वो समान होते हैं एक दूसरे के, तो यानी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी प्रिसाइज है। आप नंबर ऑफ रीडिंग्स चाहे जितनी मन कहे उतनी लीजिए, बट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो रिजल्ट जो है वो एक ही देने वाला है। दैट मीन्स कि वो काफ़ी, योर इंस्ट्रूमेंट इज वेरी प्रिसाइज, यू कैन
से दैट। ठीक है, तो अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो ये एक बहुत ही डिजायरेबल क्वालिटी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड प्रिसीजन। ठीक है, अगर हम देखें कि जो डिफरेंट हमने मेजरमेंट करी सेम सिचुएशन में सेम प्रोसेस के थ्रू, सब कुछ हमने रिपीट करा, तो अगर जो क्या नाम है डिफरेंट रीडिंग्स हैं उनमें बहुत मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो आपका काफ़ी प्रिसाइज कहलाएगा। और इस जो प्रोसेस होगी, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज होने की या अराउंड बराबर होने की लगभग, तो उसको हम प्रिसीजन बोलते हैं। समटाइम्स मान लीजिए आपके पास कोई आपको टास्क मिला, अब आप उसको चाहे आज करो, फिर कल करो, फिर परसों करो, तो आप कितना एक्यूरेटली सेम जो फर्स्ट वाला था, मतलब कि चारों दिन आपने किए, तो उसमें कितना जो है समानता है चारों दिन करने में। ठीक है, जबकि आपने सेम प्रोसेस करी, सुबह 7 बजे उठा, सेम टास्क करा, ठीक है, सेम कंडीशंस थी, तो वो सब चीज़ें कंसीडर करते हुए भी अगर उसमें आप समानता पाते हैं, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट नहीं होता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम प्रिसाइज बोलेंगे। उसके अलावा, ठीक है, या सूक्ष्मता जिसको बोलते हैं इसी टर्म को, ठीक है, यथार्थता या एक्यूरेसी की बात करें तो आपके पास मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है लेंथ या कुछ भी मेजर करा, ठीक है, अब जो गिवन वैल्यू थी, मान लीजिए आपने कुछ भी मेजर करा और जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, गिवन वैल्यू है, ठीक है, आप देखते हैं कि वो उसके उस वैल्यू के जो है वो क्लोज नहीं आ रहा है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको मैंने एक टेबल दिया, उसका आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है, और मैंने बता दिया कि भाई इसकी लंबाई जो है वो जो स्टैंडर्ड लंबाई है उस टेबल की वो 14 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपने मेजर करा और आप कह रहे हैं कि सर ये तो 32 आ रहा है, दैट मीन्स कि काफ़ी अंतर है। ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड लेंथ थी, जो हमारी एक्चुअल लेंथ है, वो जो है हमारी ऑब्जर्व क्या नाम है, सॉरी, एग्जैक्ट जो क्या नाम है आप बोलेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड लेंथ है उससे मैच नहीं कर रही है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा वो एक्यूरेट नहीं कहलाएगा। यानी कि एक तरीके से अगर हम डिफाइन करने का प्रयास करें तो एक्यूरेसी इज अ रिलेटिव टर्म which means closeness, degree of closeness to the actual value of an measuring object। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है आप उसे कितना क्लोज पहुंच रहे हो, ठीक है, कितना जो आप मेजरमेंट कर रहे हो उसमें आप कितना जो है उस एक्चुअल वैल्यू के क्लोज पहुंच रहे हो, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, अगर ज़्यादा मतलब कि जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है और जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसको हम एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। यानी कि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक से मेजरमेंट नहीं कर पा रहा है, एरर दे रहा है ना, तो वो एक्यूरेट नहीं है ना। बात करें सेंसिटिविटी की, तो सेंसिटिविटी क्या होता है कि कितना जो है छोटी सी छोटी वैल्यू को कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है।
है ना, उसको हम उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो है सेंसिटिविटी बोलते हैं। मान लीजिए जनरली आप क्या करते हो कि जो साधारण पैमाना होता है, स्केल होती है, उससे आप 1 mm तक मेजर करते हो, है ना, 1 mm तक। अरे भाई 15 सेंटीमीटर, मान लीजिए छोटी वाली स्केल जो 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, तो उसमें देखिए बड़े बड़े खांचे बने रहते हैं, 1 2 3 4, तो वो सेंटीमीटर वाले खांचे होते हैं। फिर उस एक जो आपकी एक खांचा होता है, उसमें जो है 10 छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, तो वो क्या होते हैं, 10 mm होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें 1 mm की मेजरमेंट करनी है, तो हम जीरो से लेके जो पहला खांचा होगा उसकी लेंथ मेजर कर लेंगे, वो हमारा 1 mm के बराबर हो जाएगा। तो बात करें सिंपल स्केल की या साधारण स्केल की, तो वो 1 mm शुद्धता तक जो है वो माप दे सकती है ना। अगर हम सेम चीज़ बात करें माइक्रोमीटर की, तो माइक्रोमीटर क्या होता है, वो 0.01 mm तक की जो है आपको शुद्धता के साथ मेजरमेंट देता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करें दोनों को, सिंपल स्केल को या वर्नियर को या माइक्रोमीटर को, तो जो वर्नियर या माइक्रोमीटर होंगे वो सिंपल स्केल से कहीं ज़्यादा जो है सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट रिपीटेबिलिटी या बारंबारता की, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सारी सिचुएशन, सारी कंडीशन जो हैं वो समान है, और ऐसे समान कंडीशंस में किसी जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा जो रीडिंग ली जाती है, ठीक है, वो समान कंडीशंस में वो सेम रीडिंग कितनी बार जो है, कितनी बार जो है आप लेते हैं, और सेम रीडिंग आपको बताए। अब देखिए रिपीटेबिलिटी और सूक्ष्मता में, प्रिसीजन में अंतर होता है। प्रिसीजन में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, रिपीटेबिलिटी में सेम वैल्यू दोहरानी रहती है। अगर सेम वैल्यू कई बार आ रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर रिपीटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है। सेम जो है मेजरमेंट, वो आप कितने भी बार जो है मेजर करिए, वो सेम मेजरमेंट बताता है। अब देखा जाए ये चार जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये आपके इस यूनिट में काम आने वाले हैं, ठीक है। काम आने वाले मतलब कि इसको बार बार जो है, अगर आपको इस चारों पॉइंट के की समझ नहीं होगी, तो आप आगे जो है, जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, उसमें फिर आपको चीज़ें समझने में दिक्कत आएंगी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी समझने में दिक्कत आएगी। तो अभी से एक बार फिर से आप खुद जो है इसको खुद से पढ़िएगा, और एक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप कर लीजिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की टर्मिनोलॉजी समझने में, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं जनरली जो है, जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, उसमें देखिए क्या होता है, एक मैग्नीफिकेशन के लिए एक यूनिट लगी होती है, एक सिस्टम लगा होता है। मैग्नीफिकेशन मतलब होता है आवर्धन, किसी भी चीज़ को बड़ा कर देना क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन या आवर्धन कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, किसी भी मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो उसमें जो है एक्यूरेसी होनी चाहिए। मतलब कि अगर वो कितनी बार भी मेजरमेंट कर रहा है, रिपीटेबिलिटी चलिए ठीक है नहीं है, क्योंकि नो बडी इज़ परफेक्ट, ऐसा बोला जाता है कि कुछ भी जो है परफेक्ट नहीं है। तो मशीन और ह्यूमन एरर, मशीन तो एरर कम करती है, बट ह्यूमन एरर इन्वॉल्व होता है, और कुछ कंडीशंस का भी रोल होता है। एग्जैक्ट सेम वैल्यू नहीं आ पाती, बट एक्यूरेसी जो है
वो मेंटेन होनी चाहिए। इसलिए हम जब भी जो है क्या नाम है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखते हैं, उनके डिज़ाइन में ये चीज़ें ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो छोटे से छोटे भी चेंज को जो है एक्यूरेटली मेजर कर सके। ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि ऑल वेदर कंडीशन में, चाहे भी जैसी सिचुएशन हो, छोटे से छोटे मेजरमेंट को वो जो है इंस्ट्रूमेंट कर सके। ठीक है, अब देखिए, अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसमें जैसे कि मैंने बताया तो मैग्नीफिकेशन सिस्टम होता है, मैग्नीफिकेशन यूनिट होती है, ठीक है, सब मैकेनिकल मैकेनिज्म होती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ऑप्टिकल कहीं कहीं देखिए लेंस वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। फिर कुछ रोल कहीं पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का भी होता है, तो ना हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक प्रिंसिपल्स भी जो है इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल आते हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे जो है प्रिंसिपल होते हैं किसी भी जो है इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। अगर हम बात करें कौन कौन से प्रिंसिपल, तो मैकेनिकल या जिसको आप बोलते हो यांत्रिक मापन यंत्र, ठीक है, जो कि मैकेनिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं। बहुत से ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो मैकेनिकल प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऑप्टिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। या फिर तीसरा जो हमारा हो गया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक, ठीक है। तो इतने जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। चलिए अब एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो पहला जो है हमारा मैकेनिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर हम वो देखें और वो उनमें कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे, ठीक है। सॉरी, अगर बात करें तो जो हमारे साधारण पैमाने होते हैं, सिंपल स्केल होती है, ठीक है, उससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 0.25 mm तक की एक्यूरेसी के साथ जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। वैसे भी हमारे पास जो सिंपल स्केल होती है उससे तो 1 mm होता है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ही स्टैंडर्ड स्केल है तो आप 0.25 तक की मेजरमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अगर जो है जो आपके स्केल पे जो आप जो कह लीजिए जो आपके खांचे बने होते हैं, ठीक है, जो भाग बने होते हैं छोटे छोटे, आप देखेंगे पहले बड़े भागों में डिवाइड होता है फिर छोटे छोटे भागों में डिवाइड, ठीक है। तो अगर हम उस स्केल में इन भाग को छोटा कर दें, ठीक है, इन डिविजन्स को छोटा कर दें, तो हम क्या करते हैं कि उससे उसकी शुद्धता बढ़ा सकते हैं अधिक पास पास या छोटा करके, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आप बहुत पास पास आपने कर दिया तो आप कभी जो है उसमें एकदम सामने दैट इज एट 90 डिग्री पे आप रह के जब मेजरमेंट नहीं ले पाओगे क्योंकि वो काफ़ी क्लोज हो जाएंगे उसके। तो जब आप एकदम सामने नहीं होगे तो वहाँ पे फिर एरर आने की संभावना होती है जिसको पैरालैक्स एरर या लंबन त्रुटि कहा जाता है, ठीक है। तो एक लिमिट होती है कि उससे छोटा जो है हम किसी भी स्केल पे जो डिविजन्स होते हैं उनको उससे अधिक पास में हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखिए यूजुअली जो आपकी स्केल्स होती हैं उनके जो एज होते हैं जहाँ पे आपका ये आपके डिविजन्स होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जहाँ पे आपकी स्केल्स में
मैग्नीट्यूड लिखा होता है, जैसे कि 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है सेंटीमीटर का मीटर, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पतला बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि जिससे जो है पैरेलक्स एरर हमारा क्रिएट ना होने पाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सभी स्केल आप देखे होंगे तो जो साइड होते हैं वो थोड़ा सा बेवेल्ड या हल्का सा पतला जो है इन कंपेरिजन टू मिडिल वाला पोर्शन, ठीक है, बनाते हैं। तो इसीलिए बनाते हैं कि जिससे हमारा जो है आपका पैरेलक्स एरर क्रिएट ना होने पाए। अब देखिए, अगर हम बात करें मैग्नीफिकेशन प्रोसेस की, कोई भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है तो इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है, किस तरीके से जो स्केल्स होती हैं, जो रीडिंग्स होती हैं, छोटी सी रीडिंग्स आपने ली, ठीक है, वो तो आपको डायरेक्ट जो है ऑब्जर्वेशन में नज़र भी नहीं आएगी। मान लीजिए बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इसको आपको मेजर करना है, तो वो आपके जो है आप जनरली जो है ओपन आई, ठीक है, अगर आप ओपन आई ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपकी जो रीडिंग्स हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैग्नीफिकेशन करना होता है। उन रीडिंग्स को जो आपने वहाँ पे लिया है उसको मैग्नीफाई करके बड़े स्केल में चेंज करना होता है। तो मैग्नीफिकेशन का प्रिंसिपल क्या होता है वो हम देखते हैं। तो मैग्नीफिकेशन किन किन मेथड्स के थ्रू जो है कर सकते हैं, उसमें से पहला है क्या, लीवर मेथड, ठीक है, या लीवर या उत्तोलक आपने सुने होंगे, प्राइमरी प्राइमरी लीवर या प्रथम प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक, ठीक है। तो वही उत्तोलक है जिसको हम लीवर मेथड बोलते हैं। फिर उसके अलावा दूसरा जो है वो बर्नियर मेथड है, या बर्नियर कैलिपर्स किस तरीके से किस प्रिंसिपल पे काम करती है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसके अलावा जो है नट एंड स्क्रू नट मेथड, कंपाउंड गियर मेथड और हेलिकल स्प्रिंग मेथड, ये जो है कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पे हम मैग्नीफिकेशन करते हैं। आप अगर हेलिकल गियर के बारे में आपने पिछले अभी प्रीवियस शो में पढ़ा होगा तो आपको पता है हेलिकल गियर में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे गियर्स को लगा के मैग्नीफिकेशन जो है वो हम बढ़ा सकते हैं कई कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि इन प्रिंसिपल का कैसे इस्तेमाल करते हैं मैग्नीफिकेशन। पहला आपका है प्रिंसिपल ऑफ लीवर मेथड, ठीक है, या उत्तोलक सिद्धांत। उत्तोलक सिद्धांत के आधार पर हम किस तरीके से जो है मैग्नीफिकेशन प्रक्रिया जो है वो करते हैं। अब देखिए, बात करें अगर उत्तोलक सिद्धांत की, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई हमको रीडिंग लेनी है, ठीक है, तो आपको पता है कि उत्तोलक के बीच में जो है, कहीं तो बीच में होता है, कहीं तो किनारे होता है, एक पॉइंट होता है जिसके थ्रू जो आर्म्स होती हैं वो रोटेट करती है, घूमती है ना, उस पॉइंट पे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई क्या नाम है लीवर है, और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ये जो छोटी वाली स्मॉल जो इसका क्या नाम है पार्ट है, छोटा वाला आर्म है, उसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, इसकी लेंथ से, जो आपका छोटा वाला आर्म है तो हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। वाइल वी कंसीडर larger or bigger is then we represent it by कैपिटल आर, ठीक है। तो जो आपकी ये बड़ी वाली आर, ये आप देख रहे हैं बड़ी वाली लेंथ, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कोई जो भी ऑब्जेक्ट हमको मेजर करना है उसको हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली आर्म है आपकी इसकी साइड में रखेंगे। ये देखिए एल 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 करके 3 लेंथ दी हुई है, मतलब कि यहाँ पे हम जो है मेजरमेंट लेंगे और उसका मैग्नीफिकेशन हम बड़ी वाली आर्म पे देखेंगे, ठीक है।
अब देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे, जहाँ से छोटी वाली आर्म और बड़ी वाली आर्म एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है ये पिवेटेड है, ठीक है, ये नाइफ एज सपोर्ट है या पिवेटेड है, ठीक है। उसको रोटेट करा सकते हैं। मान लीजिए हमने जो है इसको रोटेट कराया, तो अगर यहाँ से हम मैग्नीफिकेशन रेशियो की बात करेंगे, तो जो मैग्नीफिकेशन रेशियो है वो पैमाने यानी कि स्केल का पाठ्यांक, ये मान लीजिए जो भी ये रोटेट करेगा, मान लीजिए हमने इधर से इतना लेंथ लिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नीचे वाला आर्म उतना मूव करेगा, जो भी जितना भी मूव करेगा नीचे वाला आर्म, ठीक है, वो हम स्केल से डिनोट कर देंगे, ठीक है। और स्केल की रीडिंग जो है कितनी मूवमेंट हुई वो हम पढ़ लेंगे। देखिए ये है आपकी स्केल, ठीक है। अब अगर हम मान रहे हैं कि पैमाने पर पाठ्यांक, यानी कि हमारा स्केल पे जो पाठ्यांक है वो L1 है, और जो मापी जाने वाली लेंथ है वो स्मॉल l है, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना होगा, अब L1 की अगर बात करें तो देखिए ये है। अब एक चीज़ आप बताइए कि सब हमने एग्जाम्पल बहुत से सुने होंगे, एग्जाम्पल क्या हम सुनते ही आते हैं कि जो पृथ्वी होती है, जो हमारी अर्थ है वो गोल है ना। बट आप एक चीज़ बताइए कि हम उसकी सरफेस पे रहते हैं, बाहरी सतह पे रहते हैं, तो अगर गोल है तो हम गिर क्यों नहीं जाते, है ना। जब गोल है तो हम यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, हमको पूरी सरफेस फ्लैट ही नजर आती है। यहाँ से आप गोंडा से या अपने कॉलेज से गोंडा जाइए तो आपको कभी ऐसा चढ़ान उड़ान महसूस हुआ कि हम कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं, कहीं नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अगर हुआ भी होगा तो वो जो हमने मैन मेड जो है चीज़ें बनाई हैं उसकी वजह से हुआ होगा, ना कि बिकॉज ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, है ना। जो अर्थ की एक्चुअल जो है शेप है उसकी वजह से आपको कभी फील नहीं होगा, क्यों नहीं फील हुआ होगा, क्योंकि क्या होता है कि अर्थ की हमारी जो रेडियस है इतनी बड़ी है कि एक छोटे से आर्क पे अगर हम मूव करते हैं तो हमको पता नहीं चलता है, यानी कि जो उसका सरफेस है, ठीक है, इतनी बड़ी रेडियस होने की वजह से फ्लैट नजर आता है ना। तो इसी तरीके से अगर आप देखिए जो आप मेजर कर रहे हैं, यानी वो स्मॉल आर्क की साइज है, ये जो आप स्मॉल लेंथ लिए हुए हैं, तो ये क्या होगा कि ये आर्क ना होकर एक स्ट्रेट लाइन के तरह ही या समान ही हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बड़े पैमाने की बात करें, अब देखिए यहाँ पे तो क्योंकि पैमाना बड़ा है, लेंथ बड़ी है, तो यहाँ पे एंगल थीटा इन्वॉल्व होगा, है ना। अब आपको पता है आर्क थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू थीटा, और रेडियस जो हमने लेंथ पहले से मान रखी है आर, और थीटा क्या है, एंगल है। जितना भी L1 सॉरी एल लेंथ मेजर करने से आपकी जो बिगर आर्क है जितना मूव कर रही है, L1 लेंथ मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो आर इंटू थीटा, सर आर इंटू थीटा जो है वो L1 की वैल्यू हो जाएगी, जो स्केल के पाठांक है। दूसरा मापी जाने वाली नाप यानी कि एल। अब एल की अगर बात करें तो ये देखिए आपका, अगर हम इसे, क्योंकि ये राउंड छोटा सा है तो आर्क ना मान के इसे हम स्ट्रेट लाइन मानते हैं, तो ये जो हमारा एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ये हाइपोटेन्यूज अपॉन आर। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या नाम है,
हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो हमारा L1 L है, ठीक है, साइन। तो यहाँ से L इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। वो वैल्यू जो है यहाँ पे हम रख देते हैं। तो अगर देखेंगे तो यहाँ से जो हमारा मैग्निफिकेशन रेशियो आएगा वो कैपिटल आर इंटू थीटा अपॉन स्मॉल आर इंटू साइन थीटा। अब देखिए अगर हम बात करें कि थीटा एक स्मॉल एंगल है ना, हम बहुत छोटी सी मेजरमेंट कर रहे हैं, थीटा बहुत ज़्यादा रोटेट नहीं करने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि थीटा और साइन थीटा, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू क्लोज रहेगी साइन थीटा इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे कि फॉर स्मॉलर वैल्यू साइन थीटा और थीटा जो है एक दूसरे के बराबर होंगे, तो वो जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे मैग्निफिकेशन रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, यानी कि बड़ी भुजा जो है आपकी लीवर की बड़ी भुजा अपॉन छोटी भुजा। ठीक है, अब इस तरीके से हम देखें तो हम तो चाहें तो काफ़ी अधिक मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसकी भी एक लिमिट होती है। लिमिट ये है कि हम क्या करते हैं, यूजली जो मैग्निफिकेशन होता है उसमें जो आपकी क्या नाम है, लार्जर या बिगर आर्म होती है, इसको हम 10 गुने से अधिक नहीं रख सकते। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम 10 गुने से अधिक रखेंगे तो ज़्यादा वेट जनरली जो है वेट इसका बढ़ जाएगा, और अगर वेट बढ़ गया तो वेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे ट्विटेड है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्मूथली ठीक परफॉर्म नहीं कर पाएगा और काफ़ी हैवी भी हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा मैग्निफिकेशन के लिए 10 गुने से ज़्यादा मैग्निफिकेशन नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगर इसका प्रैक्टिकल हम एग्जांपल देखें तो आपने पढ़ा होगा पेंटोग्राफ के बारे में। पेंटोग्राफ एक तरीके से मैग्निफिकेशन डिवाइस होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती है, उसके ऊपर एक अजीब सा जो है मैकेनिज्म होता है जो वायर को टच किया रहता है, लाइट के वायर को टच किया रहता है, इसी को पेंटोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की या स्मॉल ऑब्जेक्ट की बड़ी सी इमेज बनाने के लिए जो है पेंटोग्राफ का इस्तेमाल, पेंटोग्राफ मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बर्नियर मेथड या बर्नियर प्रिंसिपल। तो बर्नियर प्रिंसिपल की बात करें तो आपने कभी कभी लैब में जो है वर्नियर स्केल जरूर देखी होगी। तो इसमें एक हमारे साइंटिस्ट थे वर्नियर या पियर वर्नियर जिनको बोलते हैं, पियर वर्नियर, उन्होंने एक सिद्धांत क्या दिया हुआ था कि अगर दो आपके स्केल्स हैं, ठीक है, उन स्केल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है, तो जो स्केल्स के डिवीजन्स होते हैं उनके जो डिवीजन्स के जो वैल्यू होते हैं उनके डिफरेंस का इस्तेमाल जो है हम उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, स्केल की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ये बात कैसे सुनिएगा, अगर वो स्केल्स हैं जिनके बीच के जो हम क्या नाम है उनका जो मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, अगर उन मेजरमेंट्स के बीच में काफ़ी छोटा सा गैप है, काफ़ी स्मॉल सा गैप है, और उनके भागों जो उनके डिविजन्स हैं इनकी जो वैल्यू डिविजन्स के वैल्यू में स्मॉल अंतर है, तो हम क्या करेंगे कि उसका इस्तेमाल जो है हम उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी या शुद्धता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वर्नियर प्रिंसिपल है जिसे एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट पियर वर्नियर ने दिया हुआ है। अगर आप वर्नियर स्केल की बात करें तो देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होती है आपकी मेन स्केल और एक होती है वर्नियर स्केल। मेन स्केल
स्केल के ऊपर ही वर्नियर स्केल लगी होती है। और यूजुअली आप देखेंगे, अब मान लीजिए आपकी लैब में जो रखा हुआ है उसमें क्या है कि जितने, मान लीजिए जो आपके मेन स्केल है वो 20 सेंटीमीटर यानी कि सॉरी 2 सेंटीमीटर यानी कि 20 mm, ठीक है। तो 20 mm में उसमें 20 खाने होंगे, उसके ऊपर एक वर्नियर स्केल लगी होगी, ठीक है। उसमें क्या होते हैं 20 mm में ही जो 20 mm के बराबर की स्केल होती है उसमें 19 भी खाने होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर बात करें तो एक खाने में जो छोटे छोटे खाने होते हैं वो अगर 20 हैं तो वर्नियर स्केल में उतने ही लेंथ के लिए 19 खाने होंगे, ठीक है। या कोई कोई भी वर्नियर है अलग अलग होते हैं। या अगर आपके मान लीजिए कि आपके पास कोई वर्नियर है जिसका जो 10 खाना है, ठीक है, मेन स्केल का, वो वर्नियर स्केल के 9 खानों के बराबर है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो वर्नियर स्केल है उसके 9 खाने मेन स्केल के 10 खाने के बराबर हैं। तो एक खाना जो है वो कितने के बराबर होगा, 9/10 के बराबर होगा, ठीक है, अथवा 0.9 mm के बराबर होगा, ठीक है। अब अगर बात करें तो मुख्य स्केल जब आपका मेजर करेगा 1 mm, तो उस समय क्या होगा कि आपका जो वर्नियर स्केल है वो 0.9 mm मेजर करेगा, 1 mm का डिफरेंस आपको फेंक देगा, ठीक है। अब इस तरीके से क्या है, जितने वो हैं वो आपके मेन स्केल से जितना डिफरेंस है, ठीक है, ये जो आपका 0.1 mm आ रहा है ये आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सेंटीमीटर में देखें 0.01 सेंटीमीटर, तो आप देख रहे हैं कि 1 mm के लिए जो हमारा वर्नियर स्केल है 0.9 mm मेजर कर रहा है, मतलब कि छोटा है ना। तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम लीस्ट काउंट उस स्केल का बोलेंगे। तो आप लीस्ट काउंट वैसे भी निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए कि कितने mm के लिए जो है वर्नियर स्केल पे जो मेन स्केल है उसके कितने mm के लिए वर्नियर स्केल से कितने खाने दिए हुए हैं, ठीक है। और वहाँ से आप जो है लीस्ट काउंट आसानी से मेजर कर पाएंगे दोनों का डिफरेंस निकाल के। अच्छा, लीस्ट काउंट की अगर बात करें तो क्या होता है कि अगर हम कोई सी ऑब्जेक्ट का 0.1 mm, 0.05 mm, 0.02 mm, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट कम से कम इतने mm की लेंथ की राशि को मेजर कर सकता है, ठीक है। अगर बात करें कि हम रीडिंग कैसे देखते हैं, तो जनरली क्या करते हैं, पहले देखिए किसी भी वर्नियर स्केल को इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि हम पता करते हैं कि वो स्केल सही है या नहीं, है ना। जीरो डिफेक्ट पहले चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि बाएं सिरे से जो आपको एज दिए होते हैं, ठीक है, उनको आपस में मैच करा लीजिए और रीडिंग्स देखिए कि आपकी और उसकी रीडिंग सेम है या नहीं, ठीक है। दोनों स्केल को आप मैच कराएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो वर्नियर का जीरो है और जो मेन स्केल का जीरो है दोनों एक से लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है दैट मीन्स क्या कि वर्नियर सही नहीं है। अब बात करें मेजरमेंट की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेन स्केल पे जो है मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करा, ठीक है, तो आपने मेन स्केल पे मेजर करा। मेन स्केल पे मेजर करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो दाहिने भाग से वर्नियर का पोर्शन होता है, ठीक है, वो मेन स्केल के कितने भाग से क्या नाम है, कौन से भाग से जो है मेन स्केल के वो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कि मिल रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो जो जिस भाग से वर्नियर स्केल का कोई पार्ट, मान लीजिए आपने कोई मेजरमेंट लिया,
ठीक है, 7 सेंटीमीटर आपका मेन स्केल पे वो मेजरमेंट आया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम वर्नियर स्केल देखेंगे। वर्नियर स्केल में क्या देखेंगे कि कौन सा भाग जो है, स्केल का कौन सा भाग आपके मेन स्केल से मैच करता है। मान लीजिए आपका 5वां भाग जो है वो मैच कर रहा है, तो 5 यानी कि 5वां भाग, तो 5 इंटू लिस्ट काउंट ऑफ दिस, लिस्ट काउंट आपका इंस्ट्रूमेंट। लिस्ट काउंट मान लीजिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है। 5वां भाग यानी कि 5 सेंटीमीटर से वो मैच कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि टोटल जो आप रीडिंग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि जो मुख्य स्केल है, मेन स्केल, उसकी रीडिंग प्लस वर्नियर के जो डिविजन्स हैं, कितने डिवीजन से मैच कर रहा है, इनटू वर्नियर का लिस्ट काउंट। तो इस तरीके से हमें जो है टोटल पाठ्यांक या आपका रीडिंग जो है वो मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने 7 सेंटीमीटर मेन स्केल पे मेजर करा, 5 सेंटीमीटर जो है, 5वां जो डिवीजन है वो आपके मेन स्केल से मैच कर रहा था। तो 5 इंटू 0.01, अगर 10वां डिवीजन है 10 इंटू 0.01। उसके बाद आप देखिएगा कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो 0.75 एम एम आएगी उस सेंटीमीटर। तो उसको एम एम में कन्वर्ट करेंगे 7.5 mm आ जाएगी। ठीक है, ये आपका दिया हुआ। ये जो m है ये आपकी मेन स्केल है। तो पहले आप क्या करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हैं उसको पहले आपके देखिए वर्नियर में क्या होता है कि जो आपकी वर्नियर वर्नियर स्केल होती है वो मेन स्केल को स्लाइड करती है। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सेट रहते हैं कि जो आपकी वर्नियर स्केल होती है वो मेन स्केल पे स्लाइड करती है। अब आपने एक बार मान लीजिए आपको रीडिंग लेनी है, तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट के एंड पे वर्नियर स्केल के दोनों सिरे लगाए, उसके बाद ऐसे करिए स्केल को टाइट कर लीजिए। मतलब कि अब जो है स्केल की लेंथ हम चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि मेन स्केल की रीडिंग को रीड करेंगे। ठीक है, तो मेन स्केल जो है की रीडिंग को हम रीड करते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि आपकी मेन स्केल कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो आप 7 सेंटीमीटर वैल्यू जो है वो नोट करिएगा मेन स्केल के लिए। वर्नियर स्केल में आप देखिएगा कौन सा कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, और फिर उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दीजिएगा, तो वो आपका जो है मेजरमेंट उस ऑब्जेक्ट का उसका मेजरमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बात करें सर्कुलर वर्नियर की। ठीक है, तो सर्कुलर वर्नियर क्या होता है, ये जनरली आपका स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह में यूज होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं कि 1 डिग्री डिस्काउंट तक जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 1 डिग्री तक, सॉरी 1 मिनट तक जो है डिस्काउंट जो है 1 मिनट है, तो 1 मिनट तक हम जो है मेजरमेंट कम से कम जो है 1 मिनट तक का मेजरमेंट इस स्केल से कर सकेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जो सर्कुलर वर्नियर स्केल है उसका जो मेन पैमाना है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम 360 बराबर भागों में डिवाइड किए रहते हैं। अब अगर स्केल की लंबाई जो है, जो आपका मेन स्केल है उसमें अगर आपके स्केल की लंबाई जो है वो 30, मतलब एक क्या नाम है पार्ट में 30 जो है छोटे छोटे पार्ट में 30 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेन स्केल, तो जो आपका वर्नियर स्केल होगा वो क्या करेगा
वो 14.5 डिग्री ही मेजरमेंट आपको देगा। तो वह किसे सुनेगा, अगर मान लीजिए जो आपकी मेन स्केल है वो 30 सेंटीमीटर और 30 डिग्री मेजर करती है, तो आपकी वर्नियर स्केल जो है वो क्या करेगी कि टोटल जो 30 खाने होंगे और वो 30 खानों में 14.5 डिग्री को मेजर करेगी। अगर हम बात करें तो टोटल डिफरेंस मेन स्केल और वर्नियर स्केल का कितना आएगा, 15 डिग्री जो मेन स्केल का था और 14.5 डिग्री जो वर्नियर स्केल का है। ठीक है, ये कितने खानों के लिए, 30 खानों के लिए। तो एक खाना हमारा बराबर 1/30, 15 माइनस 14.5, 1/60 डिग्री 60 मिनट का जो है एक आप कह सकते हैं आपका जो आर्क होता है, आर्क की जो वैल्यू है सिंगल आर्क की, अगर हम सर्कुलर बनने की बात करें तो वो 1/50 डिग्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, जीरो के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो वर्नियर स्केल का आपका कंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से वर्नियर स्केल आपकी बनती है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटेल में कि वर्नियर स्केल किस तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन है और वर्नियर स्केल और मेन स्केल किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर बनी होती है और इनसे हम किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर हम देखिए जीरो डिफेक्ट की बात करें, ठीक है, तो जीरो डिफेक्ट बिना आप चेक किए हुए किसी भी स्केल की एक्यूरेसी जो है वो जज नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि वो स्केल हमारी सही है या नहीं सही है। तो सबसे पहले हमें किसी भी वर्नियर स्केल को इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करते हैं कि स्केल का जीरो डिफेक्ट चेक करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आपके एंड राइट लेफ्ट हैंड के जो दोनों सिरे होते हैं, वर्नियर स्केल और मेन स्केल, ठीक है, उन दोनों सिरों को आप क्या करिएगा, कोइंसाइड कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कि आपका जो मेन स्केल का जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो एक सीध में है या नहीं है। अगर वो दोनों जो है एक सीध में होते हैं तो मतलब कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर वो एक सीध में ना होके, ठीक है, अगर आपका वर्नियर स्केल का जो जीरो की वैल्यू है मेन स्केल की जीरो की वैल्यू से लेफ्ट में लाई करती है, मतलब कि लेफ्ट की बात करें तो बाएं दिशा में आपकी मेन स्केल की जीरो के बाएं दिशा में जो है वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम ऋणात्मक या निगेटिव एरर बोलेंगे। लेकिन अगर यही सेम चीज़ आपकी बाई जो है ना होके, जो आपका वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट हैंड में हो तो उसको हम पॉजिटिव एरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है जीरो डिफेक्ट के बारे में हो गया। मतलब कि क्यों करते हैं जीरो डिफेक्ट का मेजरमेंट, क्यों करते हैं या वर्नियर स्केल में जीरो डिफेक्ट क्या चीज़ होती है, उसके बारे में हम जो है प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। और पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर क्या होता है उसको भी हम देख चुके हैं। तो इस तरीके से जो है आप का जो सेकेंड यूनिट है उसमें हमने अभी जो है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है, और जो रिमेन प्रिंसिपल हैं वो हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इंस्ट्रूमेंट को भी डिस्कस करते हुए जो है लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।